बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। बीपीएससी टीआरई 4.0 और एईडीओ के क्लासेस हमारे शुरू हो चुके हैं और इसमें हम लोग अभी सामान्य अध्ययन का यहाँ पर क्लासेस देख रहे हैं, जिसमें ज्योग्राफी का सेक्शन अभी शुरू किया गया है। पहले क्लास में आप लोगों ने देखा कि ज्योग्राफी का डिटेल सिलेबस एनालिसिस हमने किया था और साथ ही फर्स्ट चैप्टर से इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज को समझा था, ठीक है। और उसके बाद सेकंड चैप्टर में हमने यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम के सेकंड टॉपिक को लिया है, जो कि है पृथ्वी की संरचना से संबंधित। तो आइए फटाफट से बढ़ेंगे क्लासेस की ओर। और अगर आपने अभी तक हमारे पहले 2 क्लासेस नहीं देखे हैं तो इन दोनों क्लासेस को ज़रूर देखिएगा। और जो भी पीडीएफ आप क्लासेस का देख रहे हैं वो हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा दिया जाता है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको ये सारे पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेंगे और सारे क्लासेस भी फ्री ऑफ कॉस्ट आते रहेंगे यूट्यूब चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने अधिक से अधिक साथियों तक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उन सभी को इन सभी क्लासेस का बेनिफिट मिलता रहे। तो अभी हम लोग जो सेकंड टॉपिक हम लोग जो पृथ्वी की उत्पत्ति है उससे संबंधित कुछ वन लाइनर फैक्ट को देखेंगे, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बन जाए। उसके बाद हम प्रश्नों की ओर चलेंगे और प्रश्नों के दरमियान ही महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझेंगे, उसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो तैयार रहेंगे और नोट लेकर के बैठेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ताकि आप पढ़ाई के साथ साथ अपना नोट भी प्रिपेयर करते चलें। तो अभी हम पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कुछ वन लाइनर फैक्ट्स को देख लेते हैं। पहला जो फैक्ट है वो है बिग बैंग सिद्धांत से संबंधित। बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी और बिग बैंग के तुरंत बाद हाइड्रोजन और हीलियम तत्व बने थे। एग्जामिनेशंस में आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि बिग बैंग के तुरंत बाद बनने वाले तत्व कौन कौन से थे। तो ये याद रखना है आपको, हाइड्रोजन और हीलियम 2 ऐसे तत्व जो बिग बैंग के तुरंत बाद इनका निर्माण हुआ। आकाश गंगाओं का अस्तित्व कब आया? तो आकाश गंगाएं बिग बैंग के लगभग 2 अरब वर्ष बाद अस्तित्व में आई थी। केंट लेप्लेस नेबुलर परिकल्पना, केंट लेप्लेस नेबुलर हाइपोथेसिस जो है, इसके अकॉर्डिंग सूर्य के चारों ओर धूल और गैस के बादल से ग्रह का निर्माण हुआ। ये आपको याद रखना है। नेबुला का मतलब ही होता है बादल, ठीक है। इस परिकल्पना में माना गया कि घूमते हुए नेबुला से छल्ले अलग हुए और वही ग्रहों के रूप में रूपांतरित हो गए। जेम्स जीन्स और जेफरीज का ज्वारीय सिद्धांत, इसको हम लोग टाइडल हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। तो ये जो टाइडल हाइपोथेसिस थ्योरी है, इसके अकॉर्डिंग कहा जाता है कि पास से गुजरते तारे के आकर्षण से सूर्य से पदार्थ निकला और ग्रह बन गए। परंतु बाद में चल कर के जब वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया तो यह पाया कि टाइडल हाइपोथेसिस जो है वो गलत है। इसको अब अस्वीकार्य माना गया है, क्योंकि सूर्य से निकले पदार्थ ग्रह बनाने के लिए पर्याप्त घनत्व का नहीं हो सकता है, ऐसा अध्ययनों के उपरांत पता चला। अगला थ्योरी है चैम्बरलिन और माल्टन का ग्रहाणु की थ्योरी, जिसको प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस कहा जाता है। प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस, इसके अकॉर्डिंग ये कहता है, यह सिद्धांत कहता है कि छोटे छोटे ग्रहाणुक मिलकर के ग्रहों का निर्माण इन लोगों ने, मतलब कि ग्रहाणुकों ने मिलकर के एक ग्रह का निर्माण किया। ग्रहाणुक सिद्धांत यानी कि ये जो हाइपोथेसिस है ग्रहों की संरचना को अच्छी तरह से समझाता है। आधुनिक नेबुलर सिद्धांत, मॉडर्न नेबुलर हाइपोथेसिस, ये ऑटो आर्किमिडीज 1944 के अकॉर्डिंग सूर्य के चारों ओर धूल और गैस का चक्र था जिससे ग्रह बने, और ये अभी स्वीकार्य है। पृथ्वी की आयु, एज ऑफ अर्थ, लगभग 4.54 अरब वर्ष मानी जाती है। प्रारंभिक पृथ्वी पर वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं थी। प्रारंभिक वातावरण मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया और जलवाष्प से बना था। सौर मंडल की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष मानी जाती है। पृथ्वी पर महासागरों का निर्माण लगभग 3.8 अरब वर्ष पहले हुआ। जीवन के प्रथम चिन्ह 3.5 अरब वर्ष पुराने शैल जीवाश्म में मिले। आधुनिक वैज्ञानिक मानते हैं कि ग्रहों का निर्माण एक्सरेशन प्रोसेस से हुआ, यानी छोटे पिंडों के जुड़ने से, ठीक है।
एसर्शन प्रोसेस इसको कहा जाता है। छोटे छोटे पिंड जुड़ करके ग्रह बनते गए। बिग बैंग सिद्धांत को समर्थन मिलता है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन से, जिसको हम लोग शॉर्टकट में CMBR कहते हैं। बिग बैंग मॉडल के अकॉर्डिंग ब्रह्मांड निरंतर विस्तृत हो रहा है, निरंतर इसका विस्तार हो रहा है, एक्सपेंडिंग हो रहा है। पृथ्वी का वर्तमान वातावरण एटमॉस्फेयर जो है वो अरबों वर्षों की रासायनिक एवं जैविक प्रक्रियाओं से विकसित हुआ है। बिग बैंग सिद्धांत को सबसे पहले 1927 में जॉर्ज लेमेत्रे नाम के एक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। एडविन हबल 1929, इन्होंने आकाश गंगाओं के रेड शिफ्ट का अध्ययन करके ब्रह्मांड के विस्तार का प्रमाण दिया। गैमोव 1948, इन्होंने बिग बैंग से माइक्रोवेव पृष्ठभूमि विकिरण की भविष्यवाणी की। CMBR कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन की खोज पेंजियास और विल्सन नामक वैज्ञानिकों ने की थी। नेबुलर सिद्धांत का पहला रूप 1955 में इमैनुअल कैंट के द्वारा दिया गया। लैप्लेस ने 1976 में नेबुलर हाइपोथेसिस को विस्तार दिया। ज्वारीय सिद्धांत टाइडल हाइपोथेसिस 1919 में जेम्स जीन्स और जेफरीज के द्वारा दिया गया। टाइडल थ्योरी के अकॉर्डिंग सूर्य से निकला पदार्थ ठंडा होकर के ग्रहों में बदल गया। ग्रहाणुक सिद्धांत 1905 में चैम्बरलिन और मॉल्टन ने प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत के अनुसार, जैसा कि अभी हम लोगों ने चर्चा किया है, कि छोटे छोटे ठोस कण मिलकर के बड़े ग्रहाणुक बनते चले गए। ग्रहाणुकों के बीच टकराव और संलयन से पृथ्वी जैसी बड़ी पिंड का निर्माण हुआ। आधुनिक नेबुलर सिद्धांत 1944 में ऑटो श्मिट ने प्रस्तावित किया। इसके अनुसार सौरमंडल का निर्माण गैस और धूल के घूर्णनशील चक्र रोटेटिंग डिस्क से हुआ। इस मॉडल को बाद में 1978 में विक्टर सेफ्रोनोव ने और विकसित किया। पृथ्वी के निर्माण की प्रक्रिया को प्लैनेटरी एसर्शन मॉडल कहा जाता है। प्रारंभिक पृथ्वी पर अत्यधिक ज्वालामुखीय गतिविधियां होती थीं। महासागरों का जल मुख्यतः ज्वालामुखीय गैसों और धूमकेतुओं से आया। ये आपको याद रखना है कि महासागरों का जो जल है वो मुख्य रूप से ज्वालामुखीय गैसों और धूमकेतुओं के माध्यम से पृथ्वी पे आया। प्रारंभिक वातावरण को रेड्यूसिंग एटमॉस्फेयर कहा जाता है, क्योंकि इसमें मुक्त ऑक्सीजन नहीं थी। बाद में प्रकाश संश्लेषी जीवों ने वायुमंडल में ऑक्सीजन बढ़ाई। पृथ्वी के वर्तमान वातावरण को द्वितीयक वातावरण सेकेंडरी एटमॉस्फेयर कहा जाता है। तो ये कुछ वन लाइनर फैक्ट्स थे। अब आते हैं हम लोग सवालों की ओर। और यहाँ पर पहला सवाल हमारे सामने आ चुका है। सौरमंडल की उत्पत्ति का कैंत लैप्लेस सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था? आपके ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1796 में इस सिद्धांत को प्रस्तावित किया गया था। इमैनुअल कैंट और लैप्लेस ने सुझाव दिया कि सौरमंडल गैसीय बादल, जिसको नेबुला कहते हैं, उसके द्वारा बना धीरे धीरे ठंडा होकर घूमते हुए बादल से सूर्य और ग्रहों का निर्माण हुआ। अब यहाँ पर देखिए कैंत लैप्लेस नेबुलर सिद्धांत का डिटेल एनालिसिस हम यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले इनका परिचय समझ लीजिए। इस सिद्धांत को दो वैज्ञानिकों ने अलग अलग समय पर प्रस्तुत किया। इनमें थे इमैनुअल कैंट और पियरे साइमन लैप्लेस। इमैनुअल कैंट जर्मन दार्शनिक थे, जबकि लैप्लेस फ्रांसीसी गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। तो इन दोनों के नाम पर इस सिद्धांत का नाम कैंट लैप्लेस नेबुलर हाइपोथेसिस कहा गया। अब इसका मुख्य विचार क्या था, इसको समझ लीजिए। प्रारंभ में सौरमंडल एक विशाल गर्म चमकीले गैसीय बादल, जिसको नेबुला कहा जाता है, इसके रूप में था। यह नेबुला धीरे धीरे ठंडा हुआ और सिकुड़ना शुरू हुआ। सिकुड़ने के कारण इसका घूर्णन तेज हो गया। जब घूर्णन और तेज हुआ तो नेबुला का आकार चपटा हो गया, डिस्क की तरह। सिकुड़ते समय नेबुला की बाहरी परतों से गैस की वलयाकार परतें अलग हो गईं। यही गैसीय वलय बाद में ठंडी होकर के ग्रहों और उनके उपग्रहों में परिवर्तित हो गए। शेष केंद्रीय भाग से सूर्य का निर्माण हुआ।
अब देखिए कैंट और लैपलेस के सिद्धांतों में अंतर क्या था। कैंट ने कल्पना की थी कि धूल और गैस का विशाल बादल नेबुला संघनित होकर सूर्य और ग्रह बने। लैपलेस ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे विस्तार बताया और गैसीय वलयों के टूटकर ग्रह बनने की प्रक्रिया समझाई। अब इस सिद्धांत की विशेषताएं क्या क्या हैं। सबसे पहला व्यवस्थित वैज्ञानिक सिद्धांत था यह, जिसने सौरमंडल की उत्पत्ति को समझाने की कोशिश की। इसने यह विचार स्थापित किया कि ग्रह सूर्य के समान पदार्थ से बने हैं। कई आधुनिक विचार जैसे कि ग्रह गैस धूल के संघनन से बने इसी सिद्धांत पर आधारित हैं। अब इनकी कमियां क्या क्या थीं। यह सिद्धांत ग्रहों और सूर्य के कोणीय संवेग के वितरण को सही ढंग से नहीं समझा पाया। सूर्य के पास सौरमंडल का 99.8% द्रव्यमान है, लेकिन कुल कोणीय संवेग का केवल 2% ही है। ग्रहों के पास बहुत कम द्रव्यमान है, लेकिन उनका कोणीय संवेग बहुत अधिक है। आधुनिक विज्ञान ने यह भी दिखाया कि गैसीय वलयों का अलग होकर के ग्रह बनना संभव नहीं है। बाद में जीन्स जेफरी ज्वारीय सिद्धांत, प्लैनेटेसिमल सिद्धांत और आधुनिक नेबुलर सिद्धांत आए, जिन्होंने इसे संशोधित किया। अब इसका महत्व क्या है। यद्यपि यह सिद्धांत वैज्ञानिक रूप से असिद्ध साबित हुआ, लेकिन इसने आगे आने वाले सभी आधुनिक सिद्धांतों की नींव रखी। आज भी यह भूगोल और खगोल विज्ञान में सौरमंडल की उत्पत्ति के प्रारंभिक प्रयास के रूप में पढ़ाया जाता है। तो जब कोई व्यक्ति पहली बार किसी चीज़ को जानने के लिए प्रयास करता है तो उसका महत्व हमेशा के लिए होता है। अगला प्रश्न, कैंट लैपलेस सिद्धांत में पृथ्वी और ग्रहों की उत्पत्ति किससे मानी गई। आपके ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, तो आपको अभी पता चल गया होगा। गैसीय नेबुला यहाँ पे सही आंसर होगा, है ना। अगला सवाल लेंगे, नेबुलर हाइपोथेसिस यानी कि नेबुलर सिद्धांत को सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया। आपके ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, जेम्स जीन्स, इमैनुअल कैंट, चैम्बरलिन, हॉयल। तो यहाँ पर इमैनुअल कैंट इज द राइट आंसर। इमैनुअल कैंट ने 1755 ईस्वी में नेबुलर हाइपोथेसिस का प्रारंभिक रूप दिया। बाद में लैपलेस ने इसे 1796 ईस्वी में संशोधित करके लोकप्रिय बनाया। अब आते हैं अगले सिद्धांत के बारे में, जिसको कहा जाता है टाइडल हाइपोथेसिस यानी कि ज्वारीय सिद्धांत। तो ज्वारीय सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो अभी हम लोगों ने इसकी चर्चा की हुई है कि ज्वारीय सिद्धांत जो है वो जेम्स जीन्स और जेफरी महोदय के द्वारा दिया गया। 1919 ईस्वी में जीन्स और जेफरी ने कहा कि सूर्य से पास से गुजरते हुए एक तारे के गुरुत्वाकर्षण ने सूर्य से पदार्थ खींच लिया और यह पदार्थ ग्रहों में परिवर्तित हो गया। अब ज्वारीय सिद्धांत के बारे में हम लोग डिटेल एनालिसिस देख लेते हैं। ठीक है, यह सिद्धांत जेम्स जीन्स और हेरोल्ड जेफरीज के द्वारा 20वीं शताब्दी की शुरुआत में प्रस्तुत किया गया। इसे जीन्स जेफरीज ज्वारीय सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके मुख्य विचारों को आप देख लें। प्रारंभ में सूर्य एक अकेला तारा था। एक समय सूर्य के निकट से एक विशाल तारा गुजरा। उस तारे का गुरुत्वाकर्षण सूर्य पर इतना प्रभावी हुआ कि सूर्य से ज्वारीय उभार निकले। ये उभार बहुत लंबी ज्वारीय लहरों के रूप में सूर्य से बाहर निकल गए। ये निकली हुई ज्वारीय सामग्री अंतरिक्ष में जाकर धीरे धीरे संघनित हो गई। यही संघनित पदार्थ बाद में ग्रह और उनके उपग्रह बने। सूर्य के पास जो सामग्री बची रही उससे आज का सूर्य बना रहा। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं। यह सिद्धांत ग्रहों और सूर्य की समान उत्पत्ति को दर्शाता है। यह मानता है कि ग्रह सूर्य के पदार्थ से बने हैं, इसलिए उनका संघटन समान होना चाहिए। उस समय उपलब्ध वैज्ञानिक समझ के आधार पर यह अपेक्षाकृत तार्किक माना गया, लॉजिकल माना गया, और वहाँ उस टाइम के वैज्ञानिकों ने इसे सच मान लिया। इसकी कमियां क्या क्या हैं। वैज्ञानिकों ने गणना कर दिखाया कि ज्वारीय बल सूर्य से इतनी बड़ी मात्रा में पदार्थ नहीं खींच सकते थे कि ग्रहों का निर्माण हो सके। ठीक है, कहाँ सूरज बीच में है सेंटर में और 9 ग्रह अलग अलग डिस्टेंस पे बन गए। तो इसके कमियों में यह सिद्धांत ये जो थ्योरीज हैं इनकी कमियां दिखाती हैं। निकले हुए पदार्थ का तापमान बहुत अधिक होता, जिससे वह फैल जाता और कभी संघनित होकर ग्रह नहीं बन पाता। बाद की खोजों जैसे रेडियो टेलीस्कोप और अंतरिक्ष अनुसंधान ने यह साबित किया कि ग्रह धूल और गैस के मिश्रण से बने।
न कि सूर्य से निकले ज्वारीय पदार्थ से। इस प्रकार यह सिद्धांत अवैज्ञानिक और अस्वीकार्य माना गया। अब इसका भी कुछ महत्व रहा। यद्यपि यह सिद्धांत गलत साबित हुआ, लेकिन इसने यह प्रश्न उठाया कि ग्रहों और सूर्य का संगठन एक जैसा क्यों है। आधुनिक नेबुलर सिद्धांत और बाद की खोजों ने इस विचार को सुधारा। अगला प्रश्न लेंगे, प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस का सिद्धांत किसने दिया? आपके ऑप्शंस यहाँ पर हैं और पहला विकल्प सही है, चैम्बरलिन और मोल्टन ने इस सिद्धांत को दिया था 1900 ईस्वी में। और इस सिद्धांत के बारे में हम लोग अभी डिटेल एनालिसिस देख लेते हैं। ठीक है, प्लैनेटेसिमल परिकल्पना, जिसको ग्रहाणुक परिकल्पना भी कहते हैं। तो इसका परिचय समझ लीजिए कि इस सिद्धांत को थॉमस सी चैम्बरलिन और फॉरेस्ट आर मॉर्टन के द्वारा 1905 में प्रस्तुत किया गया था। यह सिद्धांत ज्वारीय सिद्धांत की कमजोरियों को दूर करने के प्रयास में सामने आया था। मुख्य विचार इसके देख लेंगे। प्रारंभ में सूर्य अपने स्थान पर मौजूद था। सूर्य के पास से एक विशाल तारा गुजरा। उस तारे के गुरुत्वाकर्षण ने सूर्य से पदार्थ खींच लिया। अब यहाँ तक सिद्धांत जो है वो सेम है, जैसा कि अभी हम लोगों ने ज्वारीय सिद्धांत में देखा। अब इसके बाद कहा गया कि निकला हुआ पदार्थ धूल और गैस के छोटे छोटे कणों में बदल गया। ठीक है, ऊपर कहा गया था कि ज्वारीय पदार्थ के रूप में ही रहा और वही ग्रह बन गए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो निकले हुए पदार्थ थे वो धूल और गैस के छोटे छोटे कणों में बदल गए। इन कणों को प्लैनेटेसिमल्स कहा गया, ग्रहाणुक कहा गया। क्या कहा गया? ग्रहाणुक कहा गया। ठीक है, समय के साथ ये जो छोटे छोटे ग्रहाणुक थे ये आपस में टकराते गए, जुड़ते गए और धीरे धीरे बड़े पिंडों का रूप लेते गए। इस प्रक्रिया से ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह और धूमकेतु बने। बचे हुए छोटे छोटे कण आज भी सौरमंडल में मेटेराइट्स और एस्टेरॉइड्स के रूप में मौजूद है, यानी कि उल्का एवं क्षुद्र ग्रह के रूप में मौजूद हैं। ठीक है, सिद्धांत की विशेषताएं क्या क्या हैं? इसने ग्रहों की ठोस अवस्था को अच्छे से समझाया। यह मानता है कि ग्रह धीरे धीरे बढ़ते हुए बने, ना कि एकदम से। ग्रहों की परतदार संरचना की व्याख्या इस सिद्धांत से की जा सकती है। इसकी कमियां क्या हैं? वैज्ञानिकों ने दिखाया कि सूर्य से निकला पदार्थ बहुत गर्म होता, वह ठोस पिंडों में संघनित नहीं हो सकता था। तो जो कमी ज्वारीय सिद्धांत में थी वही कमी यहाँ भी पकड़ी गई। यह सिद्धांत यह नहीं समझा पाया कि ग्रहों की कक्षाएं, ऑर्बिट्स लगभग गोल और एक ही समतल में क्यों हैं। बाद में आधुनिक नेबुलर सिद्धांत ने ग्रहों की उत्पत्ति को अधिक सटीक रूप से समझाया। अब इनके महत्व को समझ लेते हैं। इस सिद्धांत ने यह विचार दिया कि ग्रह धीरे धीरे छोटे कणों के मिलने से बने। आज भी ग्रहों के निर्माण की आधुनिक व्याख्या, जैसे असर्शन थ्योरी में प्लैनेटेसिमल कॉन्सेप्ट को मान्यता दी जाती है। आइए अब अगला सवाल लेते हैं। बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट सिद्धांत को किसने स्थापित किया? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, जॉर्ज लेमेत्रे। 1927 ईस्वी में बेल्जियम के वैज्ञानिक जॉर्ज लेमेत्रे ने कहा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले एक विशाल विस्फोट से हुई। बाद में हबल के अवलोकन ने इसे समर्थन दिया और इसी थ्योरी को बिग बैंग थ्योरी कहा गया। अब आइए बिग बैंग थ्योरी को अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले तो इसका परिचय देख लेते हैं। इस सिद्धांत को सर्वप्रथम जॉर्ज लेमेत्रे ने 1927 ईस्वी में प्रस्तुत किया। बाद में जॉर्ज गैमोव ने 1940 में इसे और विकसित किया। 1965 में पेंजियास और विल्सन ने ब्रह्मांडीय सूक्ष्म तरंग पृष्ठभूमि विकिरण CMBR की खोज की, जिसने इसे प्रमाणित कर दिया। अब इसके मुख्य विचारों को समझ लेते हैं। लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले संपूर्ण ब्रह्मांड का सारा द्रव्य और ऊर्जा एक अत्यधिक छोटा, गर्म और घना बिंदु में संकेंद्रित था। अचानक उसमें एक महाविस्फोट हुआ, बिग बैंग हुआ। इस विस्फोट के कारण ब्रह्मांड फैलना शुरू हुआ और आज भी फैल रहा है।
प्रारंभिक क्षणों में केवल ऊर्जा थी जो धीरे धीरे हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्के तत्वों में बदल गई। लाखों वर्षों बाद गैसों के बादल बने जिनसे आकाश गंगाएं, तारे और ग्रह बन गए। ब्रह्मांड आज भी निरंतर विस्तारित हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। अब इसके प्रमाण को समझ लीजिए। पहला प्रमाण हबल का नियम देता है, हबल्स लॉ 1929। एडविन हबल ने पाया कि आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो इसने यह सिद्ध किया कि ब्रह्मांड फैल रहा है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशंस यानी कि CMBR पेजियास और विल्सन ने 1965 में गूंजा। यह ब्रह्मांड के जन्म की गूंज कही जाती है। थर्ड है कि हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता। ब्रह्मांड में लगभग 74% हाइड्रोजन और 24% हीलियम है जो बिग बैंग के बाद न्यूक्लियोसिंथेसिस से बने। इसकी विशेषताएं क्या हैं? यह सबसे व्यापक रूप से स्वीकार्य और प्रमाणित सिद्धांत है। ब्रह्मांड के विस्तार, संरचना और तत्वों की व्याख्या करता है। आधुनिक भौतिकी क्वांटम मैकेनिक्स और रिलेटिविटी थ्योरी पर आधारित है। इसकी कमियां क्या क्या हैं? सिंगुलैरिटी बिग बैंग से पहले की स्थिति की व्याख्या नहीं कर पाता। यह सिद्धांत यह नहीं बता पाता कि बिग बैंग से पहले की क्या स्थिति थी। यह नहीं बता पाता कि विस्फोट क्यों हुआ, आखिर यह विस्फोट हुआ तो क्यों हुआ। फिर डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की भूमिका अभी भी अधूरी है। अभी भी इस बात का पता नहीं चला है कि ब्रह्मांड में मौजूद डार्क मैटर और जो डार्क एनर्जी है, ब्लैक होल्स हैं, वो क्यों हैं। अब इसका महत्व क्या है? इस सिद्धांत ने आधुनिक कॉस्मोलॉजी की नींव रखी। वर्तमान में ब्रह्मांड के विकास को समझने का आधार यही है। इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स का जो प्रेजेंट थ्योरी है वो यही है। आगे चल कर के हो सकता है इसमें कुछ परिवर्तन हो। अगला सवाल लेते हैं, हबल के नियम, हबल्स लॉ का संबंध किससे है? पृथ्वी का घूर्णन, ब्रह्मांड का प्रसार, सौरमंडल का निर्माण, पृथ्वी की परतें। तो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि यह जो हबल का नियम है वह ब्रह्मांड के प्रसार का समर्थन करता है और इससे बिग बैंग की थ्योरी प्रमाणित होती है। एडविन हबल ने 1929 ईस्वी में कहा कि आकाश गंगाएं हमसे दूर जा रही हैं, जिससे ब्रह्मांड के विस्तार का प्रमाण मिलता है। यह बिग बैंग सिद्धांत को मजबूत करता है। अगला सवाल है, स्टेडी स्टेट थ्योरी, स्थिर अवस्था सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो इसका सही ऑप्शन नंबर 1 है, हॉयल, बॉन्डी और गोल्ड ने इस सिद्धांत को दिया था। 1948 ईस्वी में इन वैज्ञानिकों ने कहा कि ब्रह्मांड निरंतर नए पदार्थ के निर्माण से स्थिर अवस्था में रहता है और यह ना तो सिमटता है ना ही फैलता है। अब इस सिद्धांत को समझ लीजिए जिसको कहा गया है स्थिर अवस्था सिद्धांत, स्टेडी स्टेट थ्योरी। अब नाम से ही स्पष्ट है, स्थिर का मतलब एक जगह पे रुका हुआ अवस्था और सिद्धांत। तो स्थिर अवस्था यानी कि ब्रह्मांड स्थिर है। ब्रह्मांड क्या है? तो ब्रह्मांड स्थिर है, या ना तो सिकुड़ रहा है ना फैल रहा है। अब इसके परिचय को समझ लीजिए। इस सिद्धांत को फ्रेड हॉयल, हरमन बॉडी और थॉमस गोल्ड ने 1948 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। यह सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी का प्रतिद्वंदी सिद्धांत है, राइवलरी थ्योरी है, क्योंकि बिग बैंग के सिद्धांत के जस्ट अपोजिट यह थ्योरी है। बिग बैंग की थ्योरी कहती है कि ब्रह्मांड एक विस्फोट से जन्म लिया और इसका निरंतर विस्तार हो रहा है, और यह थ्योरी कहती है कि नहीं, यह पहले भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा है, आने वाले टाइम पे भी ऐसा ही रहेगा। इसे कंटिन्यूअस क्रिएशन थ्योरी, सतत सृजन सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके मेन कंसेप्ट को समझ लेते हैं। ब्रह्मांड हमेशा से अस्तित्व में है और हमेशा रहेगा। ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है जैसा कि हबल ने बताया था, लेकिन फैलते हुए ब्रह्मांड में नई गैसें और पदार्थ स्वतः उत्पन्न होते रहते हैं। इस नए पदार्थ से नई आकाशगंगाएं और तारे बनते रहते हैं। इस प्रकार बड़े पैमाने पर ब्रह्मांड हमेशा एक स्थिर अवस्था में दिखाई देता है, जो ना तो कभी शुरू हुआ और ना कभी खत्म होगा। विशेषताएं, यह अनंत ब्रह्मांड की धारणा प्रस्तुत करता है। धार्मिक मान्यताओं और सदैव विद्यमान ब्रह्मांड की विचारधारा से मेल खाता है। हबल के विस्तार सिद्धांत को स्वीकार करता है। अब इसकी कमियां समझ लेते हैं।
1965 में कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन यानी CMBR की खोज ने बिग बैंग थ्योरी को मजबूत किया और स्टेडी स्टेट थ्योरी को गलत साबित कर दिया। ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं की संख्या और वितरण समय के साथ बदलते पाए गए, जबकि स्थिर अवस्था सिद्धांत कहता था कि सब कुछ स्थिर रहेगा। आधुनिक अवलोकन हबल स्पेस टेलीस्कोप, WMAP, प्लैंक मिशन आदि ने यह प्रमाणित किया कि ब्रह्मांड की एक शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो ब्रह्मांड जब शुरू हुआ है तो इसका अंत भी होगा। अब महत्व को समझ लेते हैं। यद्यपि यह सिद्धांत अब स्वीकार्य नहीं है, लेकिन इसने खगोल वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर गहराई से सोचने के लिए प्रेरित किया। कंटिन्यूअस क्रिएशन ऑफ मैटर का विचार बाद के भौतिक विज्ञान और कॉस्मोलॉजी के शोध में सहायक रहा। तो जो भी थ्योरीज आते हैं कहीं ना कहीं उनका कंट्रीब्यूशन होता है, आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देती हैं, है ना। आइए अगले सवाल को देखते हैं। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की अनुमानित आयु कितनी है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही है, 13.7 अरब वर्ष माना गया है। अगला सवाल लेंगे कि किस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी और ग्रह सूर्य से निकले पदार्थ के ठंडा होकर के बनने से बने, है ना। किस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी और ग्रह सूर्य से निकले पदार्थ के ठंडा होकर बनने से बने? ज्वारीय सिद्धांत, प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस, नेबुलर हाइपोथेसिस, बिग बैंग सिद्धांत। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है पहला ऑप्शन सही है, ज्वारीय सिद्धांत। जीन्स और जेफरी के ज्वारीय सिद्धांत के अकॉर्डिंग सूर्य से निकले पदार्थ ने ठंडा होकर ग्रहों का रूप लिया था। कैंट लैप्लेस सिद्धांत की सबसे बड़ी आलोचना किस कारण से हुई? सूर्य का अत्यधिक द्रव्यमान, ग्रहों का अलग अलग अक्षीय झुकाव, कोणीय संवेग का असंतुलन, आकाश गंगाओं का प्रसार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कोणीय संवेग का असंतुलन। ग्रहों का कुल द्रव्यमान सूर्य की तुलना में बहुत कम है, लेकिन उनका कोणीय संवेग बहुत अधिक है। यह कैंट लैप्लेस सिद्धांत की सबसे बड़ी कमजोरी है। प्लैनेटेसिमल सिद्धांत में ग्रहों के बनने की प्रक्रिया क्या है? प्लैनेटेसिमल सिद्धांत का मतलब ग्रहाणुक सिद्धांत। सूर्य से गैसीय छल्लों का अलग होना, छोटे छोटे ठोस पिंडों का मिलकर के ग्रह बनना, विस्फोट से पदार्थ का फैलना, गुरुत्वाकर्षण से धूल बादल का संकुचन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है। इसमें कहा गया है कि छोटे छोटे ठोस पिंडों का मिलकर के ग्रह बनना, है ना। अगला सवाल लेते हैं। स्टेडी स्टेट थ्योरी को किस वैज्ञानिक ने बिग बैंग के विकल्प के रूप में दिया? एडविन हबल, फ्रेड होयल, जेम्स जीन्स, चैम्बरलिन। तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर बी है, फ्रेड होयल। फ्रेड होयल ने स्टेडी स्टेट थ्योरी दी और बिग बैंग शब्द का प्रयोग व्यंग में किया, जो बाद में प्रचलित हो गया। अगला सवाल है, हबल का नियम किस अवलोकन पर आधारित है? ग्रहों की गति, तारा समूहों की संरचना, स्पेक्ट्रम में लाल विस्थापन, रेड शिफ्ट इन स्पेक्ट्रम, चंद्रमा की दूरी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है, रेड शिफ्ट इन स्पेक्ट्रम। देखिए, आकाश गंगाओं के प्रकाश में रेड शिफ्ट देखा गया, जिससे पता चलता है कि वे हमसे दूर जा रही हैं। बिग बैंग के तुरंत बाद किस युग की शुरुआत हुई? ऑप्शंस हैं न्यूक्लियोसिंथेसिस युग, इन्फ्लेशन युग, आकाशगंगा निर्माण युग, तारामंडल निर्माण युग। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, इन्फ्लेशन युग। बिग बैंग के बाद जो है बहुत कम समय में ब्रह्मांड ने तीव्र गति से विस्तार किया, इसे इन्फ्लेशन युग कहा गया। ज्वारीय सिद्धांत किस खगोल घटना पर आधारित है? किसी तारे का सूर्य के पास से गुजरना, सूर्य का विस्फोट, उल्कापिंडों की टक्कर, ब्लैक होल का निर्माण। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है। जब एक तारा सूर्य के पास से गुजरा तो उसकी शक्ति से, उसके आकर्षण बल के कारण सूर्य के जो पदार्थ थे वो बाहर निकल गए। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही है। अगला सवाल है कि बिग बैंग सिद्धांत को वैज्ञानिक रूप से सबसे अधिक समर्थन किस अवलोकन से मिला? तो इसका सही विकल्प है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, CMBR के कारण जो है इस थ्योरी को सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला है। और पेंजियास और विल्सन नामक वैज्ञानिकों ने
1965 ईस्वी में इस विकिरण की खोज की, जिससे बिग बैंग सिद्धांत की पुष्टि हुई। किस सिद्धांत में कहा गया है कि ब्रह्मांड निरंतर समान रहता है? तो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा स्थिर अवस्था का सिद्धांत, जिसके अंदर यह बात कही गई है। अगला सवाल है, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार प्रारंभिक अवस्था को क्या नाम दिया गया है? प्राइमोर्डियल एटम, सिंगुलैरिटी, गैसीय नेबुला, प्लैनेटेसिमल। तो यहाँ पर बिग बैंग सिद्धांत के अकॉर्डिंग प्रारंभिक अवस्था, जब ब्रह्मांड अस्तित्व में नहीं था तो उस टाइम पे इसको सिंगुलैरिटी नाम दिया गया। देखिए, बिग बैंग से पहले ब्रह्मांड जो है वो एक अत्यंत सघन और गर्म बिंदु की अवस्था में था, जिसको सिंगुलैरिटी कहा गया है। किस सिद्धांत ने यह समझाया कि ग्रह छोटे छोटे ठोस कणों के जुड़ने से बने? तो वो है ग्रहाणुक सिद्धांत, जिसको प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस कहा जाता है। चेम्बरलिन और मोल्टन के द्वारा इस सिद्धांत को दिया गया। किस सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल के निर्माण में कोणीय संवेग की समस्या सबसे बड़ी कमजोरी रही? तो ये जो हमारा पहला सिद्धांत था, जिसको नेबुलर हाइपोथेसिस कहते हैं, उससे जुड़ा हुआ है। अगला सवाल है, मॉडर्न नेबुलर हाइपोथेसिस, आधुनिक नेबुलर परिकल्पना किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ओट्टो स्मिट। 1940 के दशक में रूसी वैज्ञानिक ओट्टो स्मिट ने आधुनिक नेबुलर सिद्धांत दिया, जिसमें धूल और गैस के संघनन से ग्रहों का निर्माण माना गया। प्लैनेटेसिमल सिद्धांत में प्लैनेटेसिमल शब्द का अर्थ क्या है? गैस का विशाल बादल, छोटे छोटे ठोस पिंड, अत्यधिक गर्म तारा, सिंगुलैरिटी बिंदु। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही है। स्मॉल सॉलिड बॉडीज को प्लैनेटेसिमल कहा गया, यानी कि ग्रहाणुक कहा गया। क्या कहा गया? ग्रहाणुक कहा गया। अगला सवाल है, बिग बैंग शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी, फ्रेड हॉयल। फ्रेड हॉयल ने रेडियो व्याख्यान 1949 में इस शब्द का प्रयोग मजाक के रूप में किया था, लेकिन बाद में यही नाम लोकप्रिय हो गया। बिग बैंग सिद्धांत में कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन की खोज किसने की थी? तो अभी हम लोगों ने देखा पेंजियास और विल्सन नामक वैज्ञानिकों ने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन की खोज की थी 1965 ईस्वी में। एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी, विस्तारमान ब्रह्मांड सिद्धांत किस पर आधारित है? ब्लू शिफ्ट, रेड शिफ्ट, न्यूट्रिनो विकिरण, उल्का पिंड। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, रेड शिफ्ट। अगला सवाल है, किस सिद्धांत में यह माना गया कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य से अलग हुए पदार्थ से बने? तो ये तो ज्वारीय सिद्धांत में माना गया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार न्यूक्लियोसिंथेसिस चरण में क्या हुआ? आकाशगंगाओं का निर्माण, हाइड्रोजन और हीलियम का निर्माण, ब्लैक होल का निर्माण या फिर पृथ्वी का निर्माण? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही है। न्यूक्लियोसिंथेसिस चरण के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का निर्माण हुआ था। पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, धड़कता ब्रह्मांड सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की क्या स्थिति होगी? हमेशा फैलता रहेगा, हमेशा स्थिर रहेगा, फैलकर फिर सिकुड़ेगा, कभी अस्तित्व में नहीं था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है। जैसा कि यहाँ पर नाम से पता चल रहा है, धड़कता ब्रह्मांड, तो दिल की धड़कन जैसे होती है, एक बार वो सिकुड़ता है फिर फैलता है, तो फैल करके सिकुड़ना, ठीक है। विल एक्सपेंड एंड देन कॉन्ट्रैक्ट, तो फैल कर फिर सिकुड़ेगा। अब इस सिद्धांत के बारे में आइए समझ लेते हैं। धड़कता ब्रह्मांड सिद्धांत, पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। इस सिद्धांत को मुख्य रूप से अल्बर्ट आइंस्टाइन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत और बाद के वैज्ञानिकों के विचारों पर आधारित किया गया। यह बिग बैंग थ्योरी का एक विकल्प माना जाता है, अल्टरनेटिव मॉडल माना जाता है। इसके मुख्य विचारों को समझ लीजिए। ब्रह्मांड की शुरुआत महाविस्फोट से हुई, ठीक है। ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है, ठीक है, लेकिन यह विस्तार अनंत तक नहीं चलता, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण धीरे धीरे इसके विस्तार को क्या कर देता है? धीमा कर देता है। और एक समय ऐसा आता है जब विस्तार रुक जाता है और ब्रह्मांड संकुचित होना शुरू कर देता है। यह संकुचन ब्रह्मांड को वापस
एक अत्यंत छोटे और घने बिंदु में ले आता है। इसके बाद पुनः एक नया महाविस्फोट होता है और चक्र फिर से शुरू हो जाता है। इस प्रकार ब्रह्मांड लगातार फैलता और सिमटता रहता है, जैसे कि यह धड़क रहा। अब इसकी विशेषताएं समझ लीजिए। इसे ऑसिलेटिंग यूनिवर्स थ्योरी भी कहा जाता है। यह मानता है कि ब्रह्मांड का कोई स्थायी आरंभ और अंत नहीं है, बल्कि यह अनंत चक्र में चलता रहता है। बिग बैंग, विस्तार, संकुचन, बिग क्रंच, पुनः बिग बैंग का क्रम जो है वो चलता रहता है। इसकी भी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। वैज्ञानिक प्रमाण बताते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार धीमा नहीं हो रहा, बल्कि तेजी से बढ़ रहा है, डार्क एनर्जी की वजह से। यदि विस्तार लगातार तेजी से हो रहा है तो संकुचन संभव नहीं है, इसलिए यह सिद्धांत आधुनिक खगोल विज्ञान में बहुत अधिक मान्य नहीं है। इसका महत्व क्या है? यह सिद्धांत बताता है कि ब्रह्मांड गतिशील है, ना कि स्थिर। इसने खगोल वैज्ञानिकों को यह सोचने पर मजबूर किया कि ब्रह्मांड का भविष्य अलग अलग हो सकता है। हो सकता है अगर यह थ्योरी सही हो तो अभी जो ब्रह्मांड के फैलने की स्पीड है वो आगे आने वाले टाइम पे धीमी हो जाए और फिर एक समय ऐसा है जब ब्रह्मांड सिकुड़ना शुरू कर दे। किस वैज्ञानिक ने यह कहा कि सौरमंडल की उत्पत्ति धूल और गैस के मिश्रण से हुई? ऑटो श्मिट, जेम्स जीन्स, फ्रेड हॉयल, लैप्लेस। तो इसका सही उत्तर है ऑटो श्मिट। इन्होंने आधुनिक नेबुलर हाइपोथेसिस 1940 के अकॉर्डिंग ग्रह धूल और गैस के संघनन से बने, ऐसी जानकारी इन्होंने दी। अब यहाँ पर आइए ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांतों की तुलना हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, जिसमें इमैनुएल कांट और लैप्लेस की थ्योरी है, फिर ज्वारीय सिद्धांत है, प्लैनेटेसिमल परिकल्पना है, महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी है, स्थिर अवस्था सिद्धांत है और धड़कता ब्रह्मांड सिद्धांत है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक टेबल चार्ट बना करके नोट्स के रूप में यहाँ पर मैंने प्रोवाइड कर दिया है, और चूँकि यह नोट आप सभी लोगों के लिए है तो ये नोट अगर आपके पास रहेगा तो आप आसानी से इसका अध्ययन कर पाएंगे, इसकी तुलनात्मक अध्ययन कर पाएंगे। अब आइए समझ लेते हैं खगोल विज्ञान के प्रमुख वैज्ञानिक और उनके योगदान के बारे में। क्लॉडियस टॉलेमी, इनका बहुत पुराने हैं, 100 से 170 ईस्वी इनका जीवन काल है। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा एल्माजेस्ट। सिद्धांत क्या दिया? भू केंद्रित सिद्धांत दिया इन्होंने। इनका विचार था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, सूर्य व ग्रह उसके चारों ओर घूमते हैं। ठीक है, सेंटर में कौन है? तो सेंटर में अर्थ है। लगभग 1400 वर्षों तक यह मॉडल प्रचलित रहा। 1400 सालों तक लोग यही मानते रहे कि धरती केंद्र में है और बाकी सभी सूरज और बाकी अन्य ग्रह जो है वो धरती का चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, आगे चल करके एक वैज्ञानिक आए निकोलस कोपरनिकस। इन्होंने सिद्धांत दिया सूर्य केंद्रित सिद्धांत। इन्होंने कहा कि नहीं, सेंटर में सूरज है और बाकी के जो ग्रह हैं वो इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है, तो इनका महत्व क्या था? टॉलेमी के सिद्धांत को इन्होंने चुनौती दी और तभी आधुनिक खगोल विज्ञान की नींव रखी गई और उसके बाद लोगों ने इसके ऊपर विचार करना शुरू किया। फिर आगे चल करके एक से एक वैज्ञानिक आए और उन्होंने अपने विचार को लोगों के सामने रखा। टाइको ब्राहे, इनका क्या योगदान है? अत्यंत सटीक ग्रहों की स्थिति का मापन किया। दूरबीन का प्रयोग नहीं था, फिर भी खगोलीय गणना बहुत सटीक थी इनकी। महत्व, उनके आंकड़ों का उपयोग केपलर ने अपने नियम बनाने में किया। अब आते हैं इनके बाद योहानेस केपलर महोदय, जिन्होंने केपलर के ग्रह गति नियम केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन दिया। इसके अकॉर्डिंग ग्रह जो है वो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। ग्रह समान समय में समान क्षेत्रफल तय करते हैं। ग्रह की कक्षा की अवधि का जो वर्ग है वह सूर्य से औसत दूरी का समानुपाती होता है। कोपरनिकस के विचारों को गणितीय आधार दिया। फिर आते हैं गैलीलियो गैलीली महोदय, जिन्होंने दूरबीन का विकास किया। बृहस्पति के 4 उपग्रह ढूंढे, जिसको हम लोगों ने पहले क्लास में देखा हुआ है।
शुक्र के कलाओं का अवलोकन किया, सूर्य पर धब्बों और चंद्रमा के पर्वतों का अध्ययन किया। फिर इनका जो महत्व है, सूर्य केंद्रित सिद्धांत का प्रबल समर्थन इन्होंने किया। इसके बाद न्यूटन महोदय का भी बड़ा योगदान रहा, क्योंकि उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम दिया, गति के 3 नियम भी इन्होंने दिए, खगोल विज्ञान को गणितीय भौतिक विज्ञान का मजबूत आधार प्रदान इन्होंने किया। पियरे साइमन लैप्लेस, इनका योगदान रहा कि इन्होंने नेबुलर हाइपोथेसिस दी, सूर्य और ग्रह गैस व धूल के बादल से बने, ऐसी परिकल्पना इन्हीं की दी हुई है। इनका महत्व क्या है? पृथ्वी व सौरमंडल की उत्पत्ति पर पहला वैज्ञानिक मॉडल इन्होंने प्रस्तुत किया। इसके बाद आते हैं विलियम हर्शल महोदय। इनका योगदान ये है कि इन्होंने 1781 में यूरेनस ग्रह की खोज की, आकाशगंगा की संरचनाओं का अध्ययन किया और गहरे आकाश खगोल विज्ञान का विकास इन्होंने किया। इसके बाद आते हैं एडविन हबल महोदय, जिन्होंने यह सिद्ध किया कि आकाशगंगा के बाहर भी अनेक गैलेक्सियां हैं और इन्हीं के नाम पर हबल टेलीस्कोप भी है। हबल का नियम, हबल्स लॉ इन्होंने दिया, गैलेक्सियां हमसे जितनी दूर हैं वे उतनी तेजी से दूर जा रही हैं। ब्रह्मांड का विस्तार सिद्ध किया इन्होंने। जॉर्ज लेमेत्रे, इन्होंने महाविस्फोट का पहला प्रस्ताव दिया, कहा कि ब्रह्मांड की शुरुआत कॉस्मिक एग से हुई, आधुनिक ब्रह्मांड की विज्ञान की नींव इन्होंने रखी। इसके बाद आते हैं फ्रेड हॉयल महोदय, इन्होंने एसटीडी स्टेट थ्योरी का प्रतिपादन किया। उन्होंने ही बिग बैंग शब्द का पहली बार प्रयोग किया मजाक में, अपने सिद्धांत को सही साबित करने के चक्कर में कहा कि बिग बैंग थ्योरी गलत है और बिग बैंग नाम उसी टाइम से प्रचलित हो गया। ब्रह्मांड के अनंत होने की धारणा को इन्होंने आगे बढ़ाया। स्टीफन हॉकिंग एक बड़े वैज्ञानिक हुए, जिनका पूरा शरीर भले ही दिव्यांग था बट इनका माइंड बहुत काम करता था। इन्होंने ब्लैक होल पर गहन शोध किया। हॉकिंग विकिरण का प्रतिपादन इन्होंने किया। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक द्वारा जटिल सिद्धांतों को सरल भाषा में समझाया। आधुनिक सैद्धांतिक खगोल विज्ञान के प्रमुख वैज्ञानिक हुए। अब यहाँ पर संक्षेप में हम लोग कुछ वैज्ञानिकों के नाम और उनके द्वारा दिए गए मॉडल को देख लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्लास हो जाता है एंड। आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे आगे के क्लासेस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जैसे ही क्लास को अपलोड किया जाएगा क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचेंगे। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।